नूरी एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम जारी मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में मुत्तला कीजिए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। कल 9:45 हमने क्लास की थी, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल हुए। यही वजह है कि आज हमने क्लास का आगाज़ 10 बजे से किया और हम अलीगढ़ तहरीक के हवाले से काफ़ी कुछ नोट्स को अपडेट कर रहे थे, लेकिन काम अभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह ताला वो एक मरतबा पूरा हो जाए तो अलीगढ़ तहरीक की असरात अफसाना निगारी पर, नावल निगारी पर और शेरी असनाफ पर किस तरीके से मुरतब हुए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत डिटेल में वो नोट्स हम तरतीब दे रहे हैं। यूँ तो इस वक्त मेरे सामने आज की जो नोट्स है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन जो अपडेट नोट्स हम तरतीब दे रहे हैं वो तकरीबन 10 से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल होंगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। दुआ करें कि वक्त में बरकत हो ताकि वो काम भी मुकम्मल हो जाए और उसकी डिटेल भी हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आपके मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का मौजू। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट नंबर 9, उर्दू के अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात व रुझानात, इसका मुताला हम कर रहे हैं। अब तक इस यूनिट में हमने दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, उर्दू में इहाम गोई, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, इतने मौज़ूआत को हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा मौजू रहेगा इंशाअल्लाह अलीगढ़ तहरीक, और कल फिर हम तरक्की पसंद तहरीक, परसों हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, जुमा को ऑफ रखेंगे और फिर सनीचर को दोनों टॉपिक जदीदियत और माह बाद जदीदियत, इस तरीके से हम ये मुकम्मल करेंगे। और 5 दिनों के गैप के बाद फ्राइडे में आपका जो है इस यूनिट के हवाले से टेस्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं अलीगढ़ तहरीक के हवाले से। जैसा कि हमारा ये तरीक़ेकार है कि किसी भी सिन्फ को, किसी भी मौजू को जब हम शुरू करते हैं तो उसका पस मंज़र, पेश मंज़र, तमाम तर चीज़ों को बड़ी सराहत, वजाहत के साथ बताते हैं, बयान करते हैं। अब जबकि हम अलीगढ़ तहरीक पढ़ रहे हैं या सर सैयद तहरीक के हवाले से हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे सामने हिंदुस्तान की तारीख़, जो दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, इहाम गोई की तहरीक, रोमानी तहरीक, ये सब हम देख चुके हैं, इन सब को मुताला हम कर चुके हैं। अब सर सैयद अहमद ख़ान के अफ़कार और नज़रियात, उनके तजर्बात, उनके मुशाहदात, उनके तफ़क्कुरात, उनकी तहरीरें, उनके नज़रियात, उससे वाक़फ़ियत के लिए वो अहद, वो ज़माना जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी खिदमात का दायरा वसी किया था, उसको समझना ज़रूरी है। अभी 1857 की जंग आज़ादी, जिसे हम पहली जंग आज़ादी कहते हैं, उससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ तब्दीली हो गई। मीर अमन ने यूं ही नहीं दिल्ली को सतजगी कहा है। 7 मरतबा दिल्ली बसी है, 7 मरतबा उजड़ी है, दिल्ली का सुहाग उजाड़ा जाता रहा है। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में तफसील के साथ आप इन तमाम बातों को सुन चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान में आती है और फिर रफ्ता रफ्ता हुक्मरानी का ख्वाब सजाना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये जो गुलामी की दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से दी जा रही थी, उसे महसूस किया गया मुख्तलिफ सूबेदारों के जरिए से, मुख्तलिफ मुमलिकत के सरबराहों के जरिए से। फिर चाहे वो बंगाल के सिराज हो, उन्होंने प्लासी में
एक मर्दे मैदा की तरह अंग्रेजों के साथ लोहे से लोहा लिया था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव, इसने जो साजिश की, तारे अनकबूत जो बिछाने की कोशिश की, उसकी बुनियाद पर सिराजुद्दौला का जो नजरिया है या उसकी जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हो जाती है। इसी के साथ में अंग्रेज लोगों ने फिर वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और चूंकि जो बंगाल के आसपास का इलाका है काफी बेहतर है, काफी उम्दा है काश्तकारी के एतबार से, मर्दुम खेज इलाका है, और अंग्रेजों ने उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश की। इधर आप मैसूर में देख लीजिए, मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। जब आपको फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा रहा था तब मैं तफसील पेश कर चुका हूं, चाहे वो हैदर अली हो या टीपू सुल्तान की दास्तान हो। इसीलिए तो अंग्रेजों ने उस दिन कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, और फोर्ट विलियम कॉलेज का यौम तासीस वो सुल्तान टीपू शहीद की तारीखी शहादत के हवाले से उन्होंने कलम बंद की है। शायर कहता है, इज्जत तेरी कायम है मेरे लाल किले से, इज्जत तेरी कायम है मेरे लाल किले से, बंगाल के सिराज से दिल्ली के जफर से, बंगाल के सिराज से दिल्ली के जफर से, मैसूर में सोए हुए टीपू की कब्र से। तो ये जो पूरा पसमंजर, ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने पेश किया, और यूजीसी नेट का जो निसाब है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, इनके मकासिद क्या है, इनके साथ जो ओरिएंटलिस्ट आए थे, जो फंडामेंटलिस्ट आए थे, जो मुस्तशरिकीन आए थे, उनके क्या ख्यालात थे, फिर वो मास्टर रामचंद्र का धर्म परिवर्तन है या डिप्टी नज़ीर अहमद के कदम ईसाइयत की तरफ बढ़ने वाले हैं, या अंग्रेज़ी तालीम के ज़रिए से हिंदुस्तानियों को जो एक नया नज़रिया देने की कोशिश की गई। ऐसे माहौल में एक जीनियस पर्सनालिटी, एक दूरअंदेश, एक मुफक्किर सर सैयद खान की सूरत में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी के हर शोबे की खूबियों का, खामियों का, कमियों का जायजा लिया और एक कोशिश की, मुस्लिहाना कोशिश, इस्लाह की कोशिश, सुलह की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश। और किसी एक पहलू पर उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने मजहब, अदब, सियासत, तालीम, मुआशरत, गोया के इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाहाय हयात पर उन्होंने काम किया है, और उन्होंने कौम को बेदार करने की कोशिश की है। फिर चाहे वो लड़कियों की तालीम हो, अंग्रेजी जुबान सीखने के हवाले से उनकी तवज्जा, खुसूसी तवज्जा हो, या फिर तारीख सरकशी बिजनूर की शक्ल में किताब हो, या असबाब बगावत हिंद हो, या फिर आसारुस सनादीद हो, या फिर जामे जम हो, एक मुकम्मल हस्ती आपको सर सैयद की सूरत में निकल कर सामने आएंगे। और मैं कल भी वजाहत कर चुका हूं, हमारा काम अदब पढ़ना है। इख्तिलाफात हो सकते हैं मजहबी बुनियादों पर, नजरियाती बुनियादों पर, लेकिन जो सोशल रिफॉर्मर के तौर पर हम सर सैयद को पढ़ रहे हैं, उसी नजरिए से आप सर सैयद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक तने तन्हा खड़े रहने वाला अकेला शख्स नहीं है। इसके दामन को जब हम टटोलने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमें शिबली नुमानी जैसा शख्स भी दामन सर सैयद से वाबस्ता नजर आता है। मोहम्मद हुसैन आजाद जैसा पहला इंशाई निगार भी हमें देखने को मिलता है। डिप्टी नज़ीर अहमद जैसा पहला नावल निगार भी
हमारे सामने मौजूद खड़ा हो जाता है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जैसे पहले सवानही कलमकार भी हमें देखने को मिलते हैं। सीरत पर काम करने वाले सैयद सुलेमान नदवी भी हमें यहां पर मिलते हैं। विकारुल मुल्क है। देखेंगे तफसील के साथ इन चीजों को। एक अपनी जात में अंजुमन है सर सैयद, वो जिसके दिल में कौम का दर्द था, जिसने कभी गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, तो कभी इंग्लिस्तान का दौरा करके उनके मैगजीन, उनके रसाइल का जायजा लिया और कौमों के इखलाक को निखारने, सजाने, बेहतर बनाने के लिए तहजीबुल इखलाक नामी रिसाला जारी किया। वो जिसने छोटा सा मकतब कायम किया, एक छोटा सा मदरसा कायम किया, वो मकतब, वो मदरसा, वो स्कूल आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में जिंदा व जावीद और ताबिंदा हमारी नजरों के सामने है। अगर ये कहो तो मुबालगा नहीं होगा कि सर सैयद अहमद खान तारीखी शख्सियत नहीं है, तारीखी शख्सियत नहीं है, बल्कि तारीख साज शख्सियत है। उन्होंने तारीख में अपनी जगह नहीं बनाई है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तारीख बनाई है, तारीख रकम की है। वो है सर सैयद। क्या जरूरत पेश आई इस तहरीक की? तो कल भी मैंने आपको बताया था, तहरीक की जरूरत तब पेश आएगी जब कौम में इंजमाद हो, जब हमारे अफकार और ख्यालात मुंजमिद हो जाए, जब हरकत व अमल बंद हो जाए, तब तहरीक की जरूरत पेश आएगी। किस बात की तरफ तहरीक दिलाई गई, किस बात की जानिब तवज्जो मबजूल की गई? तो अंग्रेजी तालीम से रगबत पैदा करना, यह उसकी एक बुनियादी वजह थी। उसके जो मुहर्रिकात है, तो उसमें एक अहम वस्फ है कि अंग्रेजी तालीम की तरफ रगबत दिलाई जाएगी। अब क्यों? क्योंकि आप समझ रहे थे, आप जान रहे थे कि अंग्रेज रफ्ता रफ्ता काबिज होते जा रहे हैं और उनके नजरियात को समझने के लिए उनकी जुबान का इल्म होना जरूरी है। जदीद फिक्र नौ की इफाम व तफहीम, जदीद फिक्र नौ। अब उनके जो नए नए अफकार और ख्यालात थे, उसे आसान जुबान में समझाना, बताना। फिर वो तहजीबुल इखलाक देख लीजिए, उनके आसपास के कलमकारों का वो जायजा देख लीजिए। साइंसी उलूम व फनून को फरोग देना, यह भी एक अहम मकसद था। इसीलिए तो उन्होंने स्कूलों का, कॉलेजों का जायजा लिया और आकर मैगजीन भी जारी किया और स्कूल की बुनियाद भी रखी। और अहम चीज, बाहमी ताल्लुकात को मरबूत मुस्तहकम बनाना। आपस के जो ताल्लुकात है मत तोड़ दीजिए यार, उसने मेरे खिलाफ एक गलत कमेंट कर दी, उसको ब्लॉक कर दो, वो मुझे पसंद नहीं करता, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। ये छोटे मोटे नजरियात, ये छोटे मोटे इख्तिलाफात होते रहेंगे। एक बड़े बर्तन में अगर आप 10 छोटे बर्तन रखेंगे तो उनमें आवाज पैदा जरूर होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 10 बर्तनों को 10 अलहदा बर्तनों में रख दिया जाए। दबिस्तान जिसे हम पढ़ चुके हैं, वो एक नजरिया, वो एक फिक्र, वो एक ख्याल जिसने पिरो दिया था उस इलाके, उस खित्ते में मौजूद तमाम उदबा और शोरा को। क्या उनके दरमियान में तनाज़ात नहीं थे? क्या आजाद ने ज़ौक़ को गालिब से बेहतर और बढ़तर नहीं बताया? क्या मोमिन को नजरअंदाज करने का सिलसिला नहीं था? क्या जब मुगलिया शहजादे का सेहरा लिखा गया तो गालिब लिखने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मिर्जा थे और मिर्जों की जो
अपनी जो पहचान होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन इन सब वजूहात की बुनियाद के बावजूद वो एक धारे में पिरोए हुए थे, और उस धारे का नाम है दबिस्तान दिल्ली। फिर वहां पर आपको खारजियत पर बात नहीं मिलेंगी, वहां पर दाखिली पहलुओं पर गुफ्तगू मिलेंगी, वहां पर अंदरून बिनी का नजरिया पाया जाएगा, तसव्वुफाना ख्यालात वहां पर देखने को मिलेंगे। फिर वहां पर आपको गुलो बुलबुल की दास्तानें और रेख्ती जैसी सिन्फ नजर नहीं आएंगी, वहां तो आपको शेर आशोब देखने को मिलेगा। तो ताल्लुकात बहरहाल मरबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। यह है अलीगढ़ तहरीक के बुनियादी मुहर्रिकात। अब किस तरीके से यह खमीर गूंदा गया? अरे उर्दू अदब कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ना। क्या आज हम सब जमा हो जाए और कल से क्लास हम 10 बजे करेंगे और परसों से 9 बजे करेंगे? अरे 9 बजे अगर करेंगे तो उसके पीछे वजह चाहिए, और 10 बजे क्लास होंगी तो उसके पीछे सबब चाहिए, और क्यों करेंगे वो एक मकसद भी होना चाहिए। तो ये जो मुहर्रिकात हमने देखे, उसका खमीर क्या है, आगाज कहां से हुआ कि इन बातों की तरफ भी रगबत दिलाई जानी चाहिए। फिर वो पूरा पस मंजर, माजी के झरोकों में जाइए, फिर वो अहमद शाह अब्दाली हो, नादिर शाह दुरानी हो, महमूद गजनवी हो, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, रजिया सुल्ताना, पाया तख्त मुगलिया सल्तनत का तब्दील होना, बहमनी सल्तनत के टुकड़े हो जाना, कुतुब शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, बुरीद शाही, आदिल शाही जैसी छोटी छोटी हुकूमतों का पनप जाना, अवध में एक नया दबिस्तान वजूद में आ जाना, नई सूबेदारी कायम हो जाना, मैसूर की जंगे, प्लासी का मैदान, फौरी तौर पर रफ्तार के साथ वो तारीख के झरोकों को आप अपने दिमाग से गुजारने की कोशिश कीजिए, और वो बेबस उस मजलूम इंसान को अपनी निगाहों के सामने लाइए जिसके परचम तले पहली जंग आजादी लड़ी गई थी, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, जिसके बच्चों के लिबास को निकालकर उनके सीने में गोलियां दाग दी गई, जिनकी बेगमात को वादा करने के बावजूद भी लौंडिया बना दिया गया, जो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला मुअम्मर शख्स था उसको बैलगाड़ी पर बिठाकर रंगून भेजा गया, और जिसको नाश्ते में उसके बच्चों के सरों का नजराना पेश किया गया, जो आखिरी वक्त भी अपनी जुबान से कहते 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में, वैसा मुहिब्बे वतन कि मरने की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहा है कि हिंदुस्तान की धरती पर मरना था और हिंदुस्तान की सरजमीन पर दफन होना था। वो मुहिब्बे वतन बहादुर शाह जफर, पूरा नक्शा खींच लाइए अपनी निगाहों के सामने, और उससे पहले के चंद साल और उसके बाद के चंद साल, यानी 19वीं सदी का आगाज, जब सर सैयद अहमद खान, यू समझ लीजिए, इसकी विलादत हुई थी 17 अक्टूबर सन 1817 को विलादत हुई, और घराना अच्छा था, ख्वाजा फरीदुद्दीन नाना थे, मुगलिया दरबार से उनको अलकाबात मिल चुके हैं। दादा भी जो है ऊंचे मकाम पर फाइज थे। बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान, उनका भी एक रुतबा था, सैयदुल अखबार वो निकाला करते थे। ये आज की अखबारों की तरह वो लिफाफों के मोहताज नहीं थे। उनके जरिए से निकलने वाले शुमारे, चाहे वो रियाज खैराबादी का दबदबा सिकंदरी हो,
सैयद मोहम्मद खान का सैयदुल अखबार हो या फिर मोहम्मद बाखिर का उर्दू अखबार जो बाद में अखबारुल जफर बन गया हो, उनकी तहरीरें तहलका मचाया करती थी। तो 1857 से 20-25 साल के पहले का आप जमाना देख लीजिए, जब होश आ गया हो सैयद अहमद खान को, क्योंकि सर का खिताब तो उनको बाद में मिला, असल नाम तो उनका सैयद अहमद खान है और खिताब उनका जवादुद्दौला आरिफ जंग। तो माहौल में उन्होंने परवरिश पाई। और आपको याद है मैंने तमहीदी कलमात में कहा था कि एक मुस्लिहाना कोशिश की, उन्होंने इस्लाह की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हर तूफान का जवाब अकड़ कर नहीं दिया जाता, बहुत सारे दरख्त तेज हवाओं में टूटकर बिखर जाते हैं, वो दरख्त महफूज हो जाते हैं जो तेज हवाओं में खमीदा हो जाते हैं। सर सैयद ने यही सिखाया कि है कभी डट कर खड़े होना जिंदगी और कभी झुक जाना है जिंदगी। ये बड़ा प्यारा नजरिया है कभी जा और कभी तस्लीम जाहे जिंदगी, तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, जाविदा पैहम दवा हरदम जवा है जिंदगी। खिज़्र राह पढ़िएगा, अल्लामा इकबाल ने इसको तफसील के साथ बताया है कि क्या है जिंदगी। वो जो सवाल हजरत खिज़्र ने किए थे, कि हजरत खिज़्र से जो सवाल किए थे अल्लामा इकबाल ने, उसके जवाब दिए जा रहे हैं कि जिंदगी किसका नाम है। और इस तरीके से फिर मौका महल की नजाकत को देखकर, जांच कर, परख कर उन्होंने एक नजरिया कायम किया और उस नजरिए की इफ़हाम और तफहीम का फरीजा सर सैयद ने अंजाम दिया। और बुनियादी मकसद क्या था? कौम को बेदार करना। फिर वो बिजनूर की बगावत हो तो लिखते हैं वो असबाब बगावत हिंद, तारीख सरकश बिजनूर, और अंग्रेजों को बताने की कोशिश करते हैं कि जैसा तुम तस्लीम कर रहे हो कि पूरी बगावत, पूरे इनकलाब, पूरे गदर के जिम्मेदार मुसलमान है, तो ये खालिस नजरिया तुम्हारा गलत है। तुम उन्हें अपने उताब का शिकार मत बनाओ, तुम अपनी बिजलियां सिर्फ मुसलमानों पर मत गिराओ। तुम दिल्ली के लाल किले या जामा मस्जिद से लेकर लाहौर की मस्जिद तक हर दरख्त पर मुस्लिम उलमा और मुफ्तियान किराम को मत चढ़ाओ। एक बीच की कड़ी साबित होते हैं सर सैयद अहमद खान। अंग्रेजों को भी बताते हैं कि वो तने तनहा जिम्मेदार नहीं है। उसके मुहर्रिकात पर बात करते हैं, उसके असबाब पर बात करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके? क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके? बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। वो उस पस मंजर में अगर हम जाएंगे तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिर हम सर सैयद को समझ सकेंगे। सर सैयद को समझने के लिए वो मुझ जैसे हकीर फकीर की जरूरत नहीं है, वो इंसान चाहिए बतौर मुकर्रिर के जिसने सर सैयद को घोल कर पिया हो, जिसने पढ़ा हो, जिसने एक उम्र गुजारी हो इन मौजूआत को पढ़ने पढ़ाने में। तो सर सैयद ने कौम को बेदार के इस्लाह की कोशिश की, वरना हर बात
हर तरीके से मैं खुलकर यहां पर नहीं बता सकता। कुछ बातें आपको किताबों से पढ़ना होंगी, कुछ बातें इशारे किनारों में समझना होंगी। तहरीक अदम ताउन देख लीजिए, तहरीक रेशमी रुमाल देख लीजिए, खिलाफत तहरीक देख लीजिए, तहरीक तर्क मवालात देख लीजिए। ये एक एक लफ्ज, एक एक जुमला मैं अदा कर रहा हूं, एक एक तहरीक का नाम ले रहा हूं, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर और पूरे हिंदुस्तानियों पर क्या गुजरा, यकीनन आप जानते होंगे। स्वदेशी तहरीक, तहरीक अदम ताउन, नहीं रहेंगे हम सर्विस में, नहीं रहेंगे हम सर्विस में, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, छोड़ दो, नहीं करना हमको अंग्रेजों की गुलामी, नहीं करना हमको अंग्रेजों की सर्विस। नजरिया बेहतर है। मैं उन चीजों पर बोलने का अपने आप को बिल्कुल भी काबिल नहीं समझता जिसकी सोच, जिसकी सूझबूझ मुझ में ना हो। मैं सिर्फ आपको तारीख बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो हमारे आबा और अजदाद थे जिन्होंने फैसला किया, वो कितना बेहतर था, कितना उम्दा था, वो बेहतर जानते थे। हमारे पास वो अक्ल शऊर नहीं है। वो बड़े लोग थे जिन्होंने फैसला किया, छोड़ दिया लोगों ने। अरे हमारे उलमा कहां थे? ये लोग कौन थे? ये लोग क्या ये 10 बाय 20 के मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज साहब थे? अल्लामा फजल खैराबादी सदरुस सुदूर थे, सर सैयद अहमद खान सदरुस सुदूर थे, कोई मुंसिफ था जिसे आज जज कहते हैं, कोई फैसल था, कोई हाकिम था, कौंसलेट में थे, बड़े बड़े इम्तिहानों को इन्होंने पास किया था। ये छोटे मोटे अफराद नहीं थे जिनके नाम हम यहां पर ले रहे हैं। अहमदुल्लाह शाह मदरासी, इनके नाम का 1857 में सिक्का जारी हो गया था हिंदुस्तान में। मौलाना शाह अहमदुल्लाह मदरासी। लेकिन यही नजरिया था कि रिटायरमेंट ले लो, सिस्टम से दूर हो जाओ, सिस्टम से दूर हो जाओ। उठा के पढ़ लीजिए। इसी दौर में एक और मर्द मैदान नजर आते हैं, नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने तहरीक चलाई बाज़ाब्ता तौर पर। माजरत, सिस्टम में दाखिल हो, सिस्टम में दाखिल हो, सिस्टम में दाखिल हो। और एक तरफ कहा जा रहा था सिस्टम से निकल जाओ, सिस्टम से निकल जाओ, सिस्टम से निकल जाओ। ब्रिज पर खड़े रहकर, पुल पर खड़े रहकर तालाब गंदा है, तालाब गंदा है, तालाब गंदा है बोलना आसान है। तालाब साफ करने के लिए पानी में उतरना होगा, पैर को गंदा करना होगा, हाथों को उस गंदगी में भराना होगा, तब कहीं जाकर उसकी सफाई होगी। हमारे तो नाक पे गुस्सा होता है बस। दो तहरीकें थी उस वक्त में, दो पॉलिटिकल पार्टीज थी। कांग्रेस थी, उसके बाद में मुस्लिम लीग थी। वॉकआउट कर जाना, वॉकआउट कर जाना, छोटी छोटी बातों पर वॉकआउट कर जाना। अबे भैया, तुम्हारे घर की पंचायत जब तक तुम बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मसले का हल नहीं निकालेंगे, तुम्हारे उठकर चले जाने से उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तुम रहो तो सही सिस्टम में, तुम सीखो, तुम समझो, तुम देखो। आज भी हम बोल देते हैं मुझे मेरे बच्चे को वकील नहीं बनाना। क्यों? तो बोले झूठ बोलना पड़ता है। तो तुम्हारे बच्चे के वकील नहीं बनने से वकालत में झूठ खत्म हो जाएगा? अरे भेजो तो सही, एक आइडियल पर्सन बनाओ तो सही, एक शफाफ शबी पेश तो करो। यही काम किया है सर सैयद अहमद खान ने। अंग्रेजी जुबान अंग्रेजों की नहीं सीखनी, नहीं सीखनी, नहीं सीखनी। अगर उलमाए किराम है मेरी क्लास में, मुफ्तियान किराम है, आलमा हजरात हैं, वो बताएंगे अंग्रेजी बोलने पर भी फतवा था, अंग्रेजी लिबास पहनने पर भी फतवा था, लेकिन सर सैयद ने तहरीक चलाई, इसीलिए सर सैयद पर भी फतवे थे। अब इस एक वजह पर नहीं थे, उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी।
मैंने पहले ही कहा कि नजरियाती इख्तिलाफ हो सकते, खुद मेरे भी हो सकते, खुद आपके भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सर सैयद को पढ़ रहे हैं, उनके इख्तिलाफी नजरियात को नहीं पढ़ रहे हैं। वरना जब कुरान मुकद्दस के तर्जमे की बात आएगी तो मैं अपनी राय महफूज रखूंगा, क्योंकि उनका जो तर्जमा है उससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेचरी बुनियादों पर वो तहरीर किया है, इसीलिए उन्हें नेचरी कहा जाता है। फिर वो अल्ताफ हुसैन हाली हो या सर सैयद अहमद खान हो। तो कौम को बहरहाल उन्होंने बेदार किया, अंग्रेजी सीखने पर उन्होंने तवज्जो दी, लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी, अफकार नौ की तर्जमानी करने की कोशिश की, और फिर उसके लिए अलग अलग चीजें उन्होंने कायम की। जैसे सन 1862 में सर सैयद ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। अब ये कमेंट मैं देख रहा था कि गूगल पर सर 1864 लिखा है। यही ये जो है ना, इंजमात की जो कैफियत पैदा हो रही है ना हमारी कौम में, ये पूरी कम्युनिटी में, वो यही है। हर मसले का हल हमारे पास गूगल बाबा हमेशा हाजिर। असल किताबों को तलाश कीजिए, गूगल पर ही कर लीजिए, लेकिन असल किताबों को तलाश कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स मुझे विकिपीडिया के वो इमेजेस भेजते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रेख्ता की प्रोफाइल की इमेजेस भेजते हैं। रेख्ता वालों से हम कह चुके हैं कि तुम्हारी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए, दर्जनों गलती है उसमें। अब विकिपीडिया का तो ऐसा है, आप अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली कर सकते हैं, कोई भी उसमें चेंजेस कर सकता है। तो ये गूगल बाबा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लिमिटेड वे में कीजिए और प्रॉपर वे में कीजिए। असल किताबों से अपने रिश्तों को जोड़िए। तो 64 नहीं, वो 62 है। सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में जो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, और यहीं से उनके इल्मी और अदबी कारनामों का आगाज होता है। उसके बाद 1869 में 1869 में उन्होंने इंग्लिस्तान का सफर किया। अभी जब मैं यूनिट नंबर 8 पढ़ाऊंगा आपको, सफरनामा, वहां पर आपको बताऊंगा कि क्यों लोगों ने इंग्लिस्तान ही का सफर किया। तो इंग्लिस्तान का सफर किया उन्होंने, इंग्लिस्तान का सफर किया, 2-4 सेल्फी निकाली, 1-2 लोगों को मेमोरेंडम दिया, 1-2 अवार्ड लिए और वापस आ गए। नहीं, ये नहीं है सर सैयद। इन्होंने जाने के बाद देखा कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। वो दोगला रवैया, वो डबल स्टैंडर्ड जो इकबाल ने भी नोट किया था कि अंग्रेजों का अपनी कम्युनिटी के तई रवैया मुख्तलिफ है और हिंदुस्तानियों के तई उनका नजरिया मुख्तलिफ है। हमारे यहां भी थी कॉलेजेस, फोर्ट विलियम कॉलेज बन चुकी थी, तब तक बन चुकी थी, क्या बंद हो चुकी थी दिल्ली कॉलेज। तो क्या सिस्टम उन्होंने यहां दिया और क्या सिस्टम उनके यहां था, तर्ज मुआशरत क्या थी, रहन सहन क्या है, रसूमात क्या है, लाइफ शेड्यूल क्या है, तर्ज जिंदगी, मैनर्स क्या है, इथिक्स क्या है उनमें, सोसाइटी को देखने, ये पूरा एक मुकम्मल टॉपिक है। इसे कहते इमरानियात। इमरानियात के बाब में से आप पढ़ लीजिएगा। और सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि सुबह जाके शाम में वापस आ गए, तो काफी दिन उन्होंने वहां पर बिताए थे। और फिर ये ख्याल किया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के तर्ज पर एक इदारा खोला जाएगा। उनकी जिंदगी में जीती जी ये नहीं हो पाया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पर। और पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, मुबालगा भी तस्वुर कर ले तो कोई बात नहीं। भले हमारे यहां पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं है, लेकिन सर सैयद ने जो दिया है हमारी नजर में वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बढ़कर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में, जहां के फारिगीन आज पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो एक ख्वाब देखा था सर सैयद ने, और वो मुकम्मल हुआ उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी। अभी देखेंगे अब कितनी कसम पुरसी में जिंदगी उन्होंने गुजारी है। 1871 में वापस आए।
और फिर 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली। यही मदरसतुल उलूम 2 सालों के बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका दर्जा दिया गया और फिर तरक्की भी होती रही। यहां पे काबिल असातिज़ा थे, उनकी खिदमात यहां पर ली जाने लगी। अब जो है सर सैयद तो यूनिवर्सिटियों का जायजा लेकर आ चुके ना, एजुकेशन सिस्टम को देख चुके हैं वो, और उन्हें एहसास था कि एजुकेशनल सिस्टम की वैल्यू क्या है। आज ये जो कहा जाता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि आज हिंदुस्तानी निज़ाम में, एजुकेशनल सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है। आज हिंदुस्तान के, ये कहा गया, नाम मेरे जहन से निकल गया किसने कहा, आज इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है, एक है एजुकेशन और दूसरे है सिस्टम। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इन 2 चीज़ों की कमी है। लेकिन सर सैयद देख चुके थे वो तर्ज मुआशरत, वो तर्ज तालीम, वो नज़रिया, और वो यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाहते थे इन चीज़ों को। लेकिन फिर 20 लाख रुपया फंड वो देना था अंग्रेज़ों को। स्टार्ट में किसी भी चीज़ को देने के लिए वो देना पड़ता है। नहीं, खान सर ने भी किसी का ये जुमला कहा था, एक्चुअली ये किसी बड़े शख्स का जुमला, मैं आपको बताऊंगा, गूगल बाबा का इस्तेमाल करके बता दूंगा इंशाल्लाह। तो 20 लाख की फंड की जरूरत पेश आई, नहीं था सर सैयद के पास। और जिस दौर की हम बात करें वहां पे 20 लाख रुपए बहुत मतलब बड़ी रकम थी। आज तो टीचर प्राइमरी में जॉब हासिल करने के लिए इंतजामिया को 20-20 लाख रुपए दे देते हैं। ये सूरत हाल है। 20-20 लाख के, तो 20 लाख रुपया उनके लिए अब मामूली चीज हो गई है। लेकिन उस वक्त 20 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी की इजाजत मिल रही थी। अब सर सैयद ने तगदो की स्ट्रगल किया, लेकिन नहीं हो पाया उनका वो ख्वाब मुकम्मल। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की सर सैयद के बाद, लेकिन उनकी जिंदगी में भी सिर्फ 8 लाख रुपए जमा हो गए। सिर्फ 8 लाख रुपए उनकी जिंदगी में जमा हुए। और फिर उनकी वफात के बाद आगा खान ने बड़ी जाफिशानी से काम किया, 20 लाख जमा की और 1920 में हुकूमत से मंजूरी हासिल की। और फिर इस तरीके से वो कॉलेज जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इस तरीके से उसको दर्जा हासिल हुआ। बहुत कोशिश की, ये तो सिर्फ 3 जुमलों में हमने लिख दिया कि उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने कोशिश की, फिर उनके बाद में आगा खान ने कोशिश की। ये 3 जुमला उनकी ज़िंदगी की तर्जमानी करते हैं। ये कई रातें उन्होंने इस सोच में करवट बदलते हुए गुजार दी है। एक सवाल है, फंड क्यों देना पड़ता था? देखिए अंग्रेज लोगों ने तरह तरह के जो है ना महसूल लगा रखे थे। जैसे अखबार, प्रेस, तुमको अखबार प्रिंट करवाने, ठीक है, पहले तो क्या कि छापे मारे, पाबंदियाँ लगा दी अफसानों पर, पम्फलेट पर, है ना, तहरीरों पर, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो फिर एक्ट बनने शुरू हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। तब गवर्नमेंट क्या चाहती है? फिर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ठीक है तुमको प्रिंट करवाना ही है, तो जैसे अल हिलाल है, अल बलाग है, दबदबा सिकंदरी है, और भी बहुत सारे अखबारात हैं, उनको बंद करने के बजाय आप सेफ्टी डिपॉजिट के तौर पर इतने इतने लाख रुपए जमा करवा दो, प्रिंट करवाओ। मकसद क्या है कि वो ना निकाले। लेकिन डायरेक्ट ना देने की बजाय क्या है कि भैया तुम इतना डिपॉजिट जमा करवा दो, प्रिंट करवाओ। हम तो इजाजत दे रहे हैं ना, तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो हम पर ब्लेम क्यों? ये पूरा खेल होता था। और आज भी आप जो इंटरनेशनल
स्कूलें होती है या नेशनल स्कूलें हैं या सीबीएसई बोर्ड की स्कूलें हैं यार, उसकी मंजूरी लेने के लिए जाएंगे तो आपको अच्छा खासा फंड देना पड़ता है ना। एक प्रीमाइसेस देना पड़ता है, स्पेस बताना होती है, कंस्ट्रक्शन बताना होता है। ये इतनी चीज़ें तो आपको, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे आज आपके पास सब कुछ है, नेट है, सेट है, पीएचडी है, सीनियर कॉलेज में आपको जॉब करनी है तो कहा जाएगा कि 40 लाख दो, 50 लाख दो, 60 लाख दो। आप कहेंगे कि नहीं दे सकता तो कहेंगे हम भी आपको नहीं ले सकते। सब है आपके पास, हम तो लेना चाह रहे हैं, आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। बड़ा अजीब मामला है यार, बड़ा करप्शन है। खैर अभी टॉपिक पर रहते हम, वरना फिर वो कौम का मरसिया है जो जितना भी पेश किया जाएगा वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये है सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके इस दुनिया से जाने के बाद उनका छोटा सा बनाया हुआ मदरसतुल उलूम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज हमारे पास मौजूद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अलीगढ़ तहरीक, और अलीगढ़ तहरीक से जो जो वाबस्ता हुआ उन्होंने बड़े बड़े काम किए। डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पहले इंशाइया निगार, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पहले सवाने निगार, है ना। तो सब बड़ा बड़ा काम इन्होंने जो है इन्होंने शुरू किया। जी आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, ये फंड जो है ना काला धन, जी हमने ग्रुप में शेयर किया था काले धन के ऊपर। लेकिन क्या है, लोग भी तो अब खुद से ला कर देते हैं ना। ये लोग भी बड़े ख़राब हो चुके हैं ना मेरी बहनों। जैसा मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे अताउर रहमान ने कहा कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो बाजू से कोई आएगा, सर उसके पास नहीं है ना, मैं 2 लाख रुपए बढ़ा कर दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये करप्शन तो बहरहाल, जबकि सूद का लेना देना लिखना सब मना है। ये भी तो क्या है, सूद ही तो है, इजाफी मुनाफा। अब उलमाए किराम बेहतर जानते हैं देना जायज़ है नहीं जायज़, वो बताएंगे। कुछ बुनियादी तफसील सर सैयद अहमद ख़ान की हयात ख़िदमत के हवाले से यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि यूनिट नंबर 9 में आपको इनको पढ़ना है, फिर वहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। यहीं पर हम देख लेते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से, वहाँ पर हम सफ़रनामे के हवाले से और मजमून निगारी के हवाले से तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। नाम है सैयद अहमद ख़ान, बाद में सर का ख़िताब मिला तो सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से मशहूर हो गए। 17 अक्टूबर सन 1817 को दिल्ली में इनकी विलादत हुई। जैसा कि मैं बताया भी कि नाना जो है ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब थे, दादा सैयद हादी अहम मनसब पर फायज थे, वालिद थे सैयद मोहम्मद तकी, वालदा अजीज़ुन्निसा बेगम। 1822 को रस्म बिस्मिल्लाह हुई। 11 बरस की उम्र में नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन का इंतकाल हो गया। बड़े भाई थे सैयद मोहम्मद, सैयदुल अखबार नामी अखबार निकाला करते थे और सर सैयद भी उनका साथ दिया करते थे। 19 साल की उम्र में पारसा बेगम से उनकी शादी हो गई। शादी के 2 बरस के बाद वालिद साहब सैयद मोहम्मद तकी साहब का इंतकाल हो गया। आपको 2 बेटे थे सैयद हामिद और सैयद महमूद, इनको हम पढ़ेंगे। डॉक्टर इकबाल के साथ इन्होंने सफ़र किया था, आगे हम एक यूनिट में इनको पढ़ने वाले हैं। 2 बेटे सैयद हामिद, सैयद महमूद। इकलौती बेटी का नाम है अमीना। 1841 में मुंसफ़ी यानी जज के लिए जो इम्तिहान होता है वो इम्तिहान पास किया। 24 दिसंबर 1845 को बड़े भाई सैयद मोहम्मद साहब उनका इंतकाल हो गया। 1847 को आसारुस सनादीद को एहतमाम के साथ शायद, अब आसारुस सनादीद ये लिखना आसान काम नहीं था सर सैयद के लिए, कुतुबों को पढ़ना देखना, बड़ी बड़ी इमारतों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ये रस्सियों से लटक कर वहाँ के कुतुबों को नक्श किया करते थे। ये हमारी तरह रिसर्च करने वाले नहीं थे कि गूगल वापे पे सर्च कर दिया, यहाँ से कॉपी वहाँ से कॉपी, पैराफ्रेजिंग कर ली, प्लेगरिज्म चेक कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर दिया। ये बाज़ाब्ता उस मकाम तक जाते थे, इमारतों से अपने आप को लटका कर रस्सियों की मदद से। कोई सैमसंग S25 अल्ट्रा प्रो उनके पास नहीं था, या कोई कैनन का कैमरा नहीं था कि जो बैठे बैठे जूम करके सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। उस मकाम तक, उस बुलंदी तक, उस मीनार तक खुद पहुंचते थे। उठाकर देख लीजिए एक मरतबा आसारुस सनादीद
इल्म हो जाएगा कि कितनी मेहनत उन्होंने की है इस किताब को लिखने के लिए। रस्म बिस्मिल्लाह का माना होता है कि पहले दिन जब मदरसे में बच्चे को लेकर जाया जाता है तो किसी बुजुर्गों की ज़ुबानी से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़वाया जाता है, उसको कहते हैं रस्म बिस्मिल्लाह। और ये नियत की जाती है कि बुजुर्गों के ज़रिए से आगाज़ हो रहा है तो उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। जैसे जब बच्चे की विलादत होती है तो किसी बुजुर्गों के ज़रिए से कान में आवाज़ दी जाती है और शहद मुंह में चटाया जाता है, या खजूर का छोटा सा टुकड़ा बुजुर्ग जो है अपने मुंह में चबाकर हल्का सा वो बच्चे के मुंह में दाखिल करते हैं ताकि वो बरकत मिल जाए। और वो क्योंकि अब ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई चीज़, दुनिया में पहली मर्तबा कोई चीज़ वो अपने मुंह में डाल रहा है, तो बुज़ुर्गों के ज़रिए से। यही वजह है कि नाम भी बुज़ुर्गों के ज़रिए से रखे जाते हैं या बुज़ुर्गों के नाम रखे जाते हैं, क्योंकि नाम का असर इंसान की ज़िंदगी पर होता है। अब ये पूरा एक अलग एक हिस्सा है कि नामों का असर किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे जो है ना नाम तारीखी होते हैं। जैसे खुद अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो नाम है वो तारीखी नाम है। आज़ाद वक्त, दिन, तारीख, महीना, वक्त, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। हुरूफ अबजद उन्हें कहा जाता है। हुरूफ के ज़रिए से आदाद शुमार निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा ये लफ्ज़ 92 लिखा होता है या फिर 786 लिखा होता है, ये सब हुरूफ अबजद है। जब इनको आप जो है तब्दील करेंगे तो 92 से लफ्ज़ मोहम्मद निकलता है, 786 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलता है। ये एक अलग इल्म है पूरा, इल्म जफ़र इसे कहा जाता है। मोमिन ख़ान मोमिन इसके बड़े माहिर थे इस इल्म के। अब तो रफ्ता रफ्ता ही सारा इल्म जो है उठता जा रहा है, बस खाल खाल लोग मिलेंगे जिनको इन चीज़ों के ऊपर महारत हासिल है। तो ये रस्म बिस्मिल्लाह समझ में आना। तो आसार सनादित का जिक्र कर रहा था। 1856 में आईन अकबरी की तस्हीह की। अब आईन अकबरी बड़ी अहम किताब है, उसकी तस्हीह की, उसे शाये करवाया। गालिब साहब को भी दिया था लिखने के लिए आईन अकबरी। और फिर अगले साल 19 नवंबर को मेरठ में वालदा का इंतकाल हो गया। और ये इसी गम के माहौल में उन्होंने दो अहम किताबें लिखी थी। एक का नाम है तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर और असबाब बगावत हिंद। और जो मुलाजमत वो कर रहे थे उसी दौरान अंग्रेज़ों से मिलने का मौका भी मिला। मगरबी उलूम भी उन्होंने हासिल किए, साइंस का मुताला किया, जदीद तर्ज़ तालीम हासिल की, गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसी तरीके से फिर इंग्लिस्तान का सफ़र किया, वहाँ के रिसाले स्पेक्टेटर और टेटलर को देखा। फिर वापस आए तो अपने आप पर तहज़ीबुल इखलाक जारी किया, फिर मजमून निकारी की जानिब तवज्जो दी और मकसदियत वाली तहरीरों को रिवाज बख्शा। यही वजह है कि सर सैयद तहरीक के बाद रोमानी तहरीक हमें देखने को मिलती है ना। तो फिर एक तालीमी इदारा खोलने की नीयत उन्होंने की और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जायज़ा लिया। फिर मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी। यही मदरसतुल उलूम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना गया। फिर उनके इंतकाल के बाद में अलीगढ़ तहरीक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सूरत में वो सामने आया। रुफ़क़ाए कार का हम जायज़ा लेते तो एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, नज़ीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहसिनुल मुल्क मेहंदी, मौलवी ज़काउल्लाह, सज्जाद कादरी, मोहम्मद इकबाल, आगा ख़ान, ये सब बड़े बड़े नाम है, यानी अपने आप में एक अंजुमन नाम है। तो इस तरीके से धीरे 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 कारवां बढ़ता गया और ये पूरा सहरा सजता है सर सैयद अहमद ख़ान के सर पर। अब भी कोई सवाल बाकी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। आप सब ने नूरी एकेडमी को जो अपने मोहब्बतों से नवाजा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यार को, इस एतमाद को, इस यकीन को यूँ ही बनाए रखिए अपनी दुआओं में और अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारे लेक्चर्स की लिंक को, वीडियोस को शेयर करें ताकि ये कारवां यूँ ही दराज होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।